क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। भैया प्लीज, लाइट कम हुई क्या? इसको भी बीच बीच में सदमा लगते रहता है। अब देखो हुआ क्या ना, दो बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, एक का नाम है सटन, दूसरे का नाम है बोवरी। ठीक है, सटन और बोवरी, नाम भी नहीं सुना क्या? सटन, सटन, SUTTON, सटन। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी, RI ना, हाँ, वॉल्टर सटन और थियोडर बोवरी दो बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, बड़े कमाल के साइंटिस्ट थे, और ये स्टडी कर रहे थे सेल डिवीजन के बारे में। देख रहे थे सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब तक कुछ नहीं पता था कि क्रोमोसोम भी क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस के कंपोनेंट हो सकते हैं करके, कुछ इस बारे में हमें पता नहीं था। ये बात करके चलिए, बात चले 1902 की। अगले चैप्टर में ध्यान देना, इसको हम डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल से रिलेट करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, वहां से रिलेट करेंगे हम इसको। तो सटन और बोवरी ने स्टडी कर रहे थे किसकी? सेल डिवीजन की स्टडी कर रहे थे। तो जब इन्होंने स्टडी करी, इन्होंने देखा जो जो बातें मेंडल बोलता था फैक्टर के बारे में, मेंडल फैक्टर के बारे में क्या बोलता था कि फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, क्या बोलता था, फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। जब गैमेट्स बनते हैं तो ये फैक्टर क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के समय फैक्टर क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और जो फैक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फैक्टर्स पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं। उन्होंने कहा फैक्टर सेग्रीगेट करते हैं, क्रोमोसोम भी तो सेग्रीगेट करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। और उन्होंने कहा फैक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, क्रोमोसोम भी तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यानी कि ये जो फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम से लिंक्ड हैं। तो इन्होंने बोला देखो भैया जो तुम बोल रहे हो फैक्टर फैक्टर, ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम पर है। अब हमें पता है कि है, क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि हमारी सेल में क्या होता है, एक सुंदर सा न्यूक्लियस होता है। इस सुंदर से न्यूक्लियस के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे फैक्टर अर्थात क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये पता है, उस समय तब पता नहीं था। ठीक है, उसमें बस इन्होंने ये बोला कि जो जो काम फैक्टर के साथ हो रहा है वही सेम काम क्रोमोसोम के साथ भी हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम ही है जो इनहेरिटेंस को करवाता है। क्योंकि क्रोमोसोम जा रहा है तो इनहेरिटेंस हो रही है, कैरेक्टर आ रहा है, क्रोमोसोम नहीं जा रहा तो इनहेरिटेंस नहीं हो रही, कैरेक्टर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला जो ये इनहेरिटेंस है या जो हेरिडिटी है इसका बेसिस कौन है, क्रोमोसोम है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस को क्रोमोसोम के पर्सपेक्टिव से समझना। अब अगर एनसीईआरटी है तुम्हारे पास तो एक पन्ना पलटो, तू भी निकाल इस बुक में। हाँ, यहाँ पर एक टेबल बनी है, देखो पीछे था, पीछे, हाँ मैंने निकाला थोड़ी है वो, और पीछे, हाँ यहीं पर, ये ऊपर टेबल बनी है, देखो ऊपर वाली, ऊपर वाली। ठीक है, इस टेबल में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, देखो ए और बी हमें दो कॉलम दिए हैं, दिया है कॉलम ए, और बोल रहा है ढूंढो कि कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है, और ये पूछता भी है कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है करके इसमें से। ठीक है, तो बोल रहा है कि फर्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, ए वाले में बोल रहा है अकर इन पेयर, बी वाले में भी क्या बोल रहा है अकर इन पेयर, यानी कि ये चीज तो दोनों के लिए पॉसिबल है और हमें पता भी है। देखो क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और जो जीन होते हैं वो तो पेयर में होते हैं। अगर हम बोलते हैं कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी तो पेयर में होते हैं, इकलौता तो होता नहीं है कभी भी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली बात तो दोनों के लिए सही है, क्रोमोसोम के लिए भी सही है और जीन के लिए भी सही है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरा वाला पॉइंट पढ़ ए कॉलम का, देखो क्या बोल रहा है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन कब होगा, जब मियोसिस होगी, और मियोसिस के समय क्या होगा, ये दोनों सेग्रीगेट कर जाएंगे, यानी कि एक सेल में सिर्फ कैपिटल टी होगा, दूसरी सेल में सिर्फ स्मॉल टी होगा, है ना, सेग्रीगेट करते हैं। तो ये जीन के लिए भी सही है। और जब सेल का डिवीजन होगा तब यहाँ पर भी वही होगा कि जो होमोलोगस पेयर है इसमें से एक क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी सेल में। मान लो ये है क्रोमोसोम नंबर 11 और यह है क्रोमोसोम नंबर 22, तो 1 एक इधर आया और एक 2 आया, सेम टू सेम एक 1 इधर आया और एक
2 आया। तो क्रोमोसोम के लिए भी ये बात सही है और जीन के लिए भी ये बात सही है, यानी कि ये पॉइंट भी दोनों में अप्लाई होता है, ये पॉइंट भी दोनों में अप्लाई होता है, ये पॉइंट भी दोनों में अप्लाई होता है। दूसरे बी साइड में क्या लिखा है सेग्रीगेशन वाला पॉइंट, सेम बात है, बस लैंग्वेज थोड़ा शब्द आगे पीछे कर दिए हैं कि पेयर में से सिर्फ एक जाएगा, दोनों पेयर में से सिर्फ एक जाएगा एक गैमेट के अंदर, दोनों जीन के लिए भी सही क्रोमोसोम के लिए भी सही। अब थर्ड पॉइंट पढ़ो, पहले जीन का पढ़ो, क्या बोल रखा है देखो, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये ब्लू कैसे लिया, अच्छा इंडिपेंडेंट पेयर, आगे क्या बोला है, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के सेग्रीगेट करते हैं। और दूसरे वाले साइड क्या बोला है, फर्स्ट शुरू में क्या बोला है, यहां पर बोला है 1 पेयर सेग्रीगेट और वहां पर बोला इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, यही कैच है, यहीं से पता चलेगा कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला क्रोमोसोम का एग्जांपल लेती हूँ, मान लो ये हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है इसका होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम नंबर 1, दोनों 1 1 ही है क्योंकि नंबर तो दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। इसके पास में एक है मान लो जीन ए और इसके पास में जीन स्मॉल ए, इसके पास में है जीन बी, इसके पास में है जीन स्मॉल बी, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, मान लेते हैं ये है क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा नहीं, ये क्रोमोसोम दूसरे कलर का बनेगा, दूसरे कलर का बनेगा, यहाँ पर मान लो है डी और स्मॉल डी। देखो अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करूँ, कौन से कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट नंबर ए की, तो जब ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट पेयर, और इंडिपेंडेंट पेयर हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे होता है, अगर याद हो तो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट पेयर क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, सेम क्रोमोसोम पे क्या होता है लिंकेज, होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या होता है सेग्रीगेशन, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या होता है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्यों, देखो अगर कैपिटल है कहाँ जहाँ जा रहा है, कैपिटल बी का तो कंपल्सन है जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, कैपिटल बी तो इसी के यहाँ जुड़ा हुआ है ना। अब अगर एक कॉपी में 2 पन्ने हैं तो जहां भी जाएगी कॉपी दोनों पन्ने जाएंगे साथ में, क्या वो दोनों कॉपी 2 पन्ना एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक कॉपी एक है दूसरी कॉपी दूसरी है, दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी जीन की बात करूँ तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कौन है, ए और डी। तो क्या ये पेयर इंडिपेंडेंट पेयर है, ए डी पेयर क्या है इंडिपेंडेंट पेयर। क्या ए बी पेयर इंडिपेंडेंट पेयर है, नहीं, ए बी पेयर क्या है डिपेंडेंट है, लिंक्ड पेयर है, ए डी क्या है इंडिपेंडेंट पेयर। तो क्या बोला देखो, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अब ए कहाँ जा रहा है, उसका लेना देना डी से नहीं है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि सेल डिवीजन के समय पर ये ऐसे अरेंज हुए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेल डिवीजन के समय पर ये बिल्कुल इसके उल्टे अरेंज हुए हों। कैसे अरेंज हुए हों, मान लो ये है कैपिटल ए, ये भैया है हमारे पास में स्मॉल ए, ठीक है। कृपया शेप और साइज पर ना जाएं, भावनाएं समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये हमारे पास में कैपिटल डी और ये है हमारे पास में स्मॉल डी। अब मुझे बताओ जब इसमें सेल डिवीजन होगा और इन दोनों में, ये हमारे पास में क्रोमेटिन है, हाँ क्रोमेटिन जो कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रोमेयर और स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब अगर मान लो क्रोमोसोम ऐसे अरेंज्ड है तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, ए वाला का साथ डी जाएगा, कैपिटल ए के साथ कौन जाएगा, कैपिटल डी जाएगा, और स्मॉल ए के साथ कौन जाएगा, स्मॉल डी जाएगा। हम इन दोनों की तो बात ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं एक दूसरे के साथ में। अगर कहीं कैपिटल ए गया तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ कैपिटल भी गया ही गया होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं अकाउंट कर रहे अभी, ठीक है। और कहीं अगर स्मॉल है तो मान के चल रहे हैं इसके यहाँ स्मॉल भी गया ही गया होगा, तो इस पेयर की तो बात ही नहीं है। बात किस पेयर की, सिर्फ ए और डी वाले पेयर की बात है। तो यहाँ पर ए और डी वाला पेयर ऐसे भी अरेंज हो सकता है, या फिर अगर मान लो क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो, कोई कंपल्सन थोड़ी कि क्रोमोसोम को वैसे ही अरेंज होना है, ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है ना क्रोमोसोम। अगर ऐसे अरेंज हुए तो क्या बनेगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल डी और स्मॉल ए के साथ में कैपिटल डी। तो कैसे भी अरेंज हो सकता है, देखो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से,
इंडिपेंडेंट पेयर है ना, ए और स्मॉल ए एक पेयर ये है और डी और स्मॉल डी दूसरा पेयर ये है। अब ए और स्मॉल ए कैसे जा रहा है उसको डी और स्मॉल डी से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट रिशॉर्टमेंट अलग अलग क्रोमोसोम पे, लेकिन सेम क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट रिशॉर्टमेंट नहीं होता है। समझ में आई बात? तो यही बोलता था कौन, कॉलम नंबर ए क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ए को कहाँ जाना है उसको डी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और डी को कहाँ जाना है उसको ए से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये मतलब इसका मतलब क्या होगा, कॉलम नंबर ए स्पेसिफिकली है जीन के लिए। क्या ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्रोमोसोम के लिए भी फिट है? हाँ फिट है। इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का, ये पेयर इस पेयर से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये बात जीन के लिए भी सही है और क्रोमोसोम के लिए भी सही है। मगर इस साइड में जो बोला वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, तो वन पेयर सेग्रीगेट नहीं करता, यानी कि यहाँ ए और बी जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट ओनली ऑन ओनली क्रोमोसोम के लिए सेटिस्फाई होता है। बाकी सारे पॉइंट क्रोमोसोम के लिए भी सेटिस्फाइड है और जीन के लिए भी सेटिस्फाइड है, मगर सिर्फ एक ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट बोल रहा है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब ए और स्मॉल ए अपने आप इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहा है और बी और स्मॉल बी इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर पे नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ में, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिंकेज है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट, ये किसके लिए सही है? सिर्फ क्रोमोसोम के लिए, ये जीन के लिए सही नहीं है। ये जीन के लिए सही नहीं है, इसीलिए ये वाला सेक्शन जीन का बन गया, ये वाला सेक्शन क्रोमोसोम का बन गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें से कोई भी चीज़ क्रोमोसोम के लिए सही नहीं है, ये सब क्रोमोसोम के लिए सही है। ये पॉइंट भी क्रोमोसोम के लिए सही है, ठीक है? ये बाकी सब ये 6 के 6 पॉइंट क्रोमोसोम के लिए सही है, बस एक ये वाला पॉइंट सिर्फ जीन के लिए सही है। इसलिए ये सेक्शन भी किसके लिए माना जाएगा? क्रोमोसोम के लिए, और ये सेक्शन ए किसके लिए माना जाएगा? जीन के लिए, सिर्फ एक डिफरेंस की वजह से। ठीक है, उसके ऊपर लिख लो, एक के ऊपर लिखो जीन और बी के ऊपर लिखो क्रोमोसोम, इसको अंडरलाइन कर लो इंडिपेंडेंट पेयर को। इंडिपेंडेंट पेयर यहाँ पर कैच था, यही था पूरी गुत्थी का हल। कैच, कैच मतलब मुख्य बिंदु, इंडिपेंडेंट पेयर। हाँ, इसको यहाँ पर अंडरलाइन करो जो जीन बताता है, और वन पेयर इधर अंडरलाइन करो जो क्रोमोसोम बताता है। ये कैच है, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है? और अगर हम किसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो वन पेयर से इन दोनों को अलग कर सकते हैं कि ये जीन के लिए नहीं प्रेजेंट होता। इतनी बात समझ में आई ना? अब देखो हमारे पास में ना एनसीईआरटी में एक, पहले पीछे पन्ने में जाओ तो एक फोटो यहाँ पर दी गई है, देखो, और ये फोटो है बहुत ही शानदार फोटो, और ये बहुत ही शानदार फोटो हमें दिखाती है सेल डिवीज़न को। और फॉर्चुनेटली सेल डिवीज़न 11th में पढ़ा दिया गया होता है, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा ऐसे दुखद चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ तुम लोगों को, स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है मैंने ये, तो ये तुमको समझ में आता है। ये शुरू वाला नॉर्मल सेल है, सिंपल सेल, क्योंकि हमें पता है सिंपल सेल में एक क्रोमोसोम के लिए एक ही क्रोमेटिड होता है, एक ही क्रोमेटिन होता है, एक ही क्रोमेटिड होता है, ठीक है? एक क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम के अंदर, लेकिन जैसे उसने सेल डिवीजन करना है, उसको पता है सेल डिवीजन करना है, तो क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे ही वो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो एक क्रोमेटिड से कितने क्रोमेटिड बन जाएंगे? 2। गयो मालिक, रिकॉर्डिंग अपने आप खराब होती है, तुम जिंदा रहना बस। चलो, इसका मतलब क्या? देखो ये नॉर्मल सेल है, इसमें एक क्रोमोसोम के लिए एक ही क्रोमेटिड है, एक पेन दूसरी दे दो, एक क्रोमोसोम के लिए एक क्रोमेटिड। लेकिन जैसे इसको पता चला इसने सेल डिवीजन करना है, तो ये क्या करेगा? इस क्रोमोसोम में हो जाएंगे 2 क्रोमेटिड। 2 क्रोमेटिड का क्या मतलब है? यहाँ पर एक और हाथ आ जाएगा इसका, ठीक है? इसको बोलते हैं 2 क्रोमेटिड। क्रोमोसोम अभी भी एक ही है क्योंकि सेंट्रोमेयर एक ही है। सेंट्रोमेयर समझ में आता है ना? क्रोमोसोम के सेंटर वाले हिस्से को सेंट्रोमेयर कहते हैं। कितना अच्छा बात है। और यहाँ पर भी ये सेग्रीगेट हो गया, ऐसे दिखाते हैं हम इसको, पता चल जाता है 2 हाथ हैं इसके पास में करके, ठीक है? तो सेल डिवीजन सबसे फर्स्ट वाला जो फोटो है इसमें, वो फर्स्ट फोटो है नॉर्मल सेल का, सिंपल सोमेटिक सेल का। नीचे लिख भी लो, अच्छा ऊपर लिखा है G1 फेज, ठीक है? उसके बाद में देखो G2 फेज लिखा है। ऑब्वियसली G1 और G2 के बीच में कौन आता है? S फेज आता है, और S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी क्या हो गया है? हो चुका है, ठीक हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो एक क्रोमोसोम में अब कितने क्रोमेटिड हैं? 2 क्रोमेटिड। सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स।
और इसका जो दूसरा होता होगा भाई होमोलोगस वाला, उसके साथ वाले को क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इफ यू रिमेंबर, तो हमारे पास में हर सेल में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी, मान लो क्रोमोसोम 1 है, ये मदर से आया तो एक क्रोमोसोम 1 फादर से भी आया होगा, सेम टू सेम होंगे जिसके पास में, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए भी क्या बन जाएगा, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिड है इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये जो दोनों आपस में इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, इन दोनों को क्या बोलेंगे फिर आपस में, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम हुई ना, दूसरा कोई क्रोमोसोम हो तो क्या बोलेंगे, फॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं है इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बस इनके बारे में कहते हैं, यानी कि सिस्टर नॉन सिस्टर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर की बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम से बाहर की कोई बात नहीं है, ठीक है। भाई बहन है या नहीं है वो फैमिली के अंदर चलेगा, बाहर वालों से कोई लेना देना है, ऐसा तो होमोलोगस फैमिली है ये इनकी, ये वहीं चलता है सिस्टर नॉन सिस्टर, ठीक है। बाकी नहीं। अब मजे की बात है, बायोलॉजी में सब सिस्टर डॉटर मदर ही चल रहा है, फादर सन ब्रदर नहीं चल रहा इधर, ठीक है। चलो, जबकि जब ज़्यादातर साइंटिस्ट बायोलॉजी के मेल हैं, क्यों नहीं रखा पता नहीं नाम, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो G2 फेज तुमको दिख गया, उसके ऊपर बाइवेलेंट लिखा है। बाइवेलेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2, एरो लगा करके तुमको जो अगला मियोसिस 1 एनाफेज वाला स्टेज है वहां पर बाइवेलेंट दिखा रखा है। बाइवेलेंट का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ 2, यानी कि जो होमोलोगस पेयर हैं वो अब एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, होमोलोगस पेयर एक साथ आ गए हैं। होमोलोगस पेयर एक साथ किसकी वजह से आते हैं बता, होमोलोगस पेयर एक साथ किसकी वजह से जुड़े रहते हैं, एस से, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, किसकी वजह से, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, इसके साथ वो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है। अब ऐसे समझो, अगर तुम समझते हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो ये हो गया एक होमोलोगस क्रोमोसोम, इन दोनों के हाथ बदल गए, क्रॉसिंग ओवर कर चुके ऑलरेडी, चलो, और ये है दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों क्रोमोसोम ऐसे जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे किनारे किनारे नहीं जुड़ते, कैसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और इसके बीच में जो कॉम्प्लेक्स लगा रहता है प्रोटीन का, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जब दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 एक साथ आ गए ना, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये 2 क्रोमोसोम नहीं है, एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि इसका सेंटर एक ही है, सेंट्रोमियर एक ही है, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट, क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट, ठीक है। तो देखो एनाफेज दिखाया सीधे, और कुछ नहीं दिखाया, प्रोफेज मेटाफेज और कुछ नहीं दिखाया, सीधे एनाफेज दिखाया, क्योंकि एनाफेज में ये सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एनाफेज में क्या होंगे, ये सेपरेट होंगे, एक क्रोमोसोम एक साथ चल जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरा चल जाएगा। फिर देखो सीधे मियोसिस 2 का एनाफेज दिखाया है, अगर तुम्हें याद है तो मियोसिस 1 के बाद एक एक क्रोमोसोम बचता है हर में, 2n से n हो जाता है, फिर वो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली नॉर्मल माइटोसिस करते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो एनाफेज 2 का दिखा रखा है, देखो एनाफेज 2 में वो दोनों आपस में खिसकेंगे। अब पहले क्या हुआ, मियोसिस 1 वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें से 2 सेल बनी, एक सेल ऊपर वाली एक सेल नीचे वाली। अब इसमें डिवीजन हो रहा है, एनाफेज 2 आ रखा है, अब इसमें से एक एक क्रोमेटिड शिफ्ट हो जाएगा, एक ऊपर वाले में चल जाएगा, एक नीचे वाले में चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास 4 बन गए। अब एक में देखो, अगर मैं येलो को Y बोलती हूँ और रेड को R बोल देते हैं, ठीक है। तो एक वाले में देखो YR है और दूसरे में क्या है, OG है, ऑरेंज और ग्रीन है। तो दोनों के दोनों जो इनके क्रोमेटिड थे वो सेपरेट हो गए हैं, येलो रेड एक साथ आ गया, ऑरेंज और ग्रीन एक साथ आ गया। अब मान लो येलो वाले में कैपिटल A था और ऑरेंज वाले में स्मॉल a था, तो एक साइड तो कैपिटल A चले गया, एक साइड स्मॉल a चले गया, और एक साइड कैपिटल D चले गया, दूसरी साइड स्मॉल d चले गया। समझ में आई बात। अब इसी चीज को तुम्हारे अगले पन्ने में दोबारा बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बताई ना तुमको 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ये 2 पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए तुमको अगले पन्ने में दोबारा बनाया गया। देखो पॉसिबिलिटी 1 क्या है, A के साथ में D चला जाए, ठीक है, ये ऐसे तुमको दिखा रखा है येलो ऑरेंज करके, ठीक है। पॉसिबिलिटी 1 क्या है, येलो के साथ रेड जाए और ऑरेंज के साथ ग्रीन चला जाए, कैपिटल A के साथ कैपिटल D और स्मॉल a के साथ स्मॉल d। और पॉसिबिलिटी 2 क्या है, येलो के साथ तो ग्रीन चले गया, यानी कि कैपिटल A के साथ स्मॉल d चले गया है, और ऑरेंज यानी कि स्मॉल a के साथ कौन चले गया, कैपिटल D चले गया है। तो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, यानी कि हमारे पास में जब डिवीजन होगा तो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, 1 2 3 और 4। लेकिन ये कब होगा, जब 2 अलग अलग क्रोमोसोम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो बात ही हम क्रोमोसोम के साथ, जीन इंक्लूड ही नहीं किया है इन्होंने, बोला जीन इन बाद में देखो, तुम पहले क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे। तो ये जो तुमको दिखा रखा है ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अगर तुमसे पूछे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस किस में लागू होता है, जीन में, एरिल में, क्रोमोसोम में, तो सब में
जीन में भी, एलील में भी, क्रोमोसोम में भी। जीन और एलील में बस एक ही वो है दिक्कत है कि जीन और एलील में तभी होगा जब लिंकेज ना हो, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम पे, नॉन होमोलोगस, लेकिन क्रोमोसोम तो हमेशा इंडिपेंडेंटली शॉर्ट होते हैं किसी से। समझ में आई बात? तो ये क्या है, हमारा पॉसिबिलिटी का एक चार्ट बनाया तुम्हारे उसमें। अब ये तो बात हो गई किसकी, सटन और बोवरी के एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। अब बड़े मजे की बात है, सटन और बोवरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेल डिवीजन को पढ़ते हुए एक्सपेरिमेंट किया, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, इन्होंने थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, थ्योरी दी, मगर इन्होंने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। इसका प्रूफ एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। इनको हम क्या बोलते हैं, टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज तो दिया, लेकिन लिंकेज देने के लिए नहीं कर रहे थे वो काम क्यों कर रहे थे, ताकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे सके। वो बाय चांस इन्होंने किसको डिस्कवर कर दिया, लिंकेज को। लिंकेज कर नहीं रहे थे डिस्कवर, लेकिन बाय चांस क्या डिस्कवर हो गया, लिंकेज डिस्कवर हो गया। लेकिन डिस्कवर ये किसको कर रहे थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है। वो कुछ और क्या, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किसने एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया, टी.एच. मॉर्गन। वो भी दिया इन्होंने, वो भी दिया साथ में, लिंकेज भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी दिया। हाँ, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तीनों किसके ने दिया, थॉमस हंट मॉर्गन ने। अब थॉमस हंट मॉर्गन ने यूज कौन किया था, मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला है हमारे पास में,